दोस्तों आप जानते ही होंगे कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और मलेशिया की 450 मीटर ऊंची ट्विन टावर, इसे भी आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें सैमसंग ने बनाया है? और आज ये कंपनी फाइटर जेट, शिप्स, टैंक्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा इंश्योरेंस, फाइनेंस और केमिकल जैसे अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही है। हालांकि हम में से ज्यादातर लोग सैमसंग को उनके मोबाइल, टीवी, फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की वजह से ही जानते हैं। और जब शाओमी और रियलमी जैसे चाइनीज ब्रांड इंडियन मार्केट में दाखिल हुए तो सबको लगा कि सैमसंग का हाल भी अब नोकिया कंपनी के जैसा होने वाला है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में हमें सैमसंग कंपनी की रियल साइज के बारे में जानकारी ही नहीं थी। और दोस्तों आज एंड्रॉइड को भी गूगल के बाद अगर कोई हैंडल करता है तो वो सैमसंग ही है। और आज दुनिया की चाहे कोई भी कंपनी हो, उसके लिए सैमसंग के बिना एक स्मार्टफोन बना पाना बहुत ही मुश्किल है, फिर चाहे वो गूगल का पिक्सल फोन हो या फिर एप्पल का आईफोन ही क्यों ना हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सैमसंग ने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे बना लिया। तो दोस्तों ये स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों सैमसंग के नाम पर ढेर सारी कंट्रोवर्सीज है और अपने वास्ट एक्सपेंशन के लिए इन्हें कई बार गलत रास्ते से भी होकर गुजरना पड़ता था। तो चलिए सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इनका नाम है ली ब्योंग चुल, जो कि साउथ कोरिया के एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और सिर्फ 28 साल की एज में इन्होंने सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोरिया में सैमसंग का मतलब 3 स्टार होता है, जहां 3 नंबर कोरिया में बिग और पावरफुल को शो करता है और स्टार का मतलब एवरलास्टिंग होता है। और आज बिग, पावरफुल और एवरलास्टिंग सैमसंग को डिस्क्राइब करने के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट वर्ड है। लेकिन कंपनी के शुरुआती दिनों में ऐसा नहीं था। सैमसंग एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी, जिसने धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को साउथ कोरिया और आसपास के कुछ कंट्रीज में एक्सपेंड कर लिया था। और बाद में साल 1950 में नॉर्थ कोरिया से जब वॉर शुरू हुई, तब तक उनका नाम साउथ कोरिया के टॉप 10 ट्रेडिंग कंपनी में शामिल हो गया था। और दोस्तों इसी वॉर से ही सैमसंग की असली कहानी शुरू होती है। वॉर की वजह से उनको अपना बेस सियोल से वुल्सान शहर में शिफ्ट करना पड़ा और बिजनेस की हालत तो ऐसी हो गई कि सर्वाइव करना तो बहुत ही मुश्किल हो गया था। साथ में ही एक्सपोर्ट प्रोसीजर करना तो दूर की बात है, उस वक्त तो लोग खाने पीने की चीजों के लिए भी इम्पोर्ट सिस्टम पर पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। और जैसे ही वॉर खत्म हुई, ली ब्योंग चुल ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का फैसला लिया और लोगों के लिए सस्ते प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काम करने लगे, क्योंकि उस वक्त वॉर के चलते सब कुछ तहस नहस हो गया था। और यहाँ पर ही ली ब्योंग चुल को एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी। दोस्तों कोरिया में शुगर केन का प्रोडक्शन काफी लार्ज स्केल पर होता है, इसलिए सैमसंग ने अपनी शुरुआत एक शुगर रिफाइनरी से की और बाद में उसके प्रॉफिट से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंटर कर गए, ताकि लोगों के लिए सस्ते दामों पर कपड़ों की जरूरत को पूरा किया जा सके। और उस वक्त सैमसंग ने कोरिया का सबसे बड़ा वुलन मिल स्टार्ट किया और कपड़े बनाने लगे। दोस्तों सैमसंग के डाइवर्सिफिकेशन ने कंपनी को डूबने से बचा लिया, इसलिए ली ब्योंग ने इस स्ट्रेटेजी को और भी एग्रेसिवली फॉलो करना शुरू कर दिया और अलग अलग एरिया में अपने प्रॉफिट को इन्वेस्ट करने लगे। सैमसंग ने अपने कई डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी खोले और इंश्योरेंस बिजनेस में भी एंटर कर गए और आज की डेट में सैमसंग कोरिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भी है। इन सभी बिजनेस एक्सपेंशन से सैमसंग के पास इतना ज्यादा पैसा आने लगा कि ली ब्योंग चुल कुछ ही समय में साउथ कोरिया के रिचेस्ट मैन बन गए। फिर आया साल 1968, जब सैमसंग बोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में भी उतरने का फैसला लिया और एक साल के अंदर ही सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया, जो कि 12 इंचेस का एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। और अगले कुछ ही सालों में सैमसंग दुनिया की नंबर 1 टीवी मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई थी और इस सक्सेस ने सैमसंग को और भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मोटिवेट किया। सैमसंग ने 1979 में माइक्रोवेव, 1980 में एयर कंडीशनर, 1981 में कलर टेलीविजन और 1983 में पर्सनल कंप्यूटर को भी लॉन्च कर दिया। लेकिन उन्हें जल्दी रियलाइज हुआ कि सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के छोटे छोटे पार्ट्स के लिए उन्हें किसी दूसरी कंपनी पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और इसलिए वो एक सेमीकंडक्टर कंपनी को खरीद लेते हैं और अपने लिए खुद ही पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने लगते हैं। और कंपनी अपने सेमीकंडक्टर चिप्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाकर इसे ग्लोबली एक्सपोर्ट भी करने लग जाते हैं। और दोस्तों एप्पल भी आज अपने फोन में सैमसंग का ही मेमोरी चिप यूज करता है। इसके अलावा सैमसंग के कुछ ऐसे डिविजन हैं जिनके बारे में जानकर आप शॉक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया है? अगर नहीं तो पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज दुनिया की लार्जेस्ट शिप बिल्डर्स में से एक है। इनका एक दूसरा भी डिवीजन है जो कि सैमसंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग, जो रोड, टनल, ब्रिजेस और काफी बड़े बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। और जैसे कि वीडियो के शुरू में ही आपको पता चल गया था कि दुबई के बुर्ज खलीफा और मलेशिया के ट्विन टावर को भी सैमसंग ने ही बनाया है। इसके अलावा साउथ कोरिया का लार्जेस्ट थीम पार्क एवरलैंड, कई लग्जरियस होटल्स और एक पूरा टाउन सैमसंग ही ओन करता है, जिसे कि सैमसंग टाउन के नाम से भी जाना जाता है। एक यंग एंटरप्रेन्योर छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है और अपने बिजनेस को अलग अलग मार्केट में डाइवर्सिफाई करता है। कोई रुकावट नहीं, कोई चैलेंज नहीं और बहुत ही कम समय में एक मल्टी मिलियनर एम्पायर बना देता है। सुनने में ये स्टोरी एक इनक्रेडिबल बिजनेस सक्सेस की तरह लगती है, लेकिन दोस्तों इसके सक्सेस के पीछे की कहानी बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। तो चलिए इस सक्सेस के डार्क साइड को समझते हैं। वॉर के बाद साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पूरी तरह से रुक चुका था और कोरियन प्रेसिडेंट अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े कोरियन ग्रुप्स को सपोर्ट करने का फैसला किया। लेकिन सपोर्ट करने का तरीका बिल्कुल ही अनएथिकल था। सैमसंग, एलजी और Hyundai जैसे बड़े
बिजनेसेस को आसान शर्तों पर लोन दिया गया, टैक्सेस में रियायत दी गई ताकि उनके बिजनेस एम्पायर भी बड़े हो सके और साथ में ही देश की इकोनॉमी को भी ग्रो करवा सके। यहाँ तक कि जब सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में एंटर किया तो कोरियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज पर लगने वाले टैक्सेस को 50% तक रिड्यूस कर दिया और उनको कंपटीशन से बचने के लिए गवर्नमेंट ने जापान और कई देशों को साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचने पर भी बैन लगा दिया और ऐसे में कंज्यूमर्स को भी सैमसंग का प्रोडक्ट लेने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसे में कई सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने सैमसंग को पहुंचाए जिसकी वजह से वो अपने कंपटीटर से कहीं ज्यादा आगे निकलता गया। और कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो वॉर के बाद मिलने वाले अमेरिकन रिलीफ फंड को भी सैमसंग के फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया और ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा था केवल सैमसंग के फाउंडर ली ब्योंग चुल की वजह से, जो कि स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल कनेक्शन बनाने के खिलाड़ी माने जाते थे और साउथ कोरियन प्रेसिडेंट के अच्छे दोस्त थे और इस दोस्ती की वजह से सैमसंग को हमेशा एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिला और बाकी कंपनीज की तरह सैमसंग के ऊपर कोई एक्सपोर्ट लिमिट नहीं थी। एक्सपेंशन में उनको कभी फंड की कमी महसूस नहीं हुई क्योंकि सरकारी बैंक के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले थे। हालांकि सैमसंग के फास्ट ग्रोथ की वजह से कोरिया की इकोनॉमी को भी काफी फायदा पहुंचा, खास करके एम्प्लॉयमेंट के रूप में काफी लोगों को नौकरियां मिलने लगी। लेकिन छोटे कोरियन बिजनेसमैन बर्बाद होने लगे क्योंकि कोई छोटी मोटी कंपनी गवर्नमेंट सपोर्टेड सैमसंग जैसे जायंट्स के सामने कैसे टिक सकती थी। फिर धीरे धीरे करके सैमसंग इतनी पावरफुल हो गई कि जिस भी नई फील्ड में वो एंटर करती थी उसमें दूसरे बिजनेसेस को तहस नहस करने की ताकत रखती थी और इस तरह से साउथ कोरिया की इकोनॉमी जाने अनजाने में एक कंपनी के ऊपर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो गई। सैमसंग साउथ कोरिया की अलग अलग इंडस्ट्रीज में हैवीली इन्वॉल्व थी और साल 2014 में तो साउथ कोरिया के कुल जीडीपी में 17% अकेले सैमसंग ने ही कंट्रीब्यूट किया था। दोस्तों एलजी और hyundai की कहानी भी कुछ मिलती जुलती है, लेकिन सैमसंग उनमें से सबसे बड़ा है और पूरे कोरियन बिजनेस एम्पायर को जिस तरह कुछ गिनी चुनी कंपनीज ने अपने हाथ में लिया था उससे साउथ कोरिया का ज्यादातर पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस 2-3 बिजनेस फैमिली के ही कंट्रोल में चला गया। फिर साल 1987 में ली ब्योंग चुल की डेथ के बाद उनके बेटे ली कुनही ने उनकी जगह संभाली, जिनके समय में सैमसंग और गवर्नमेंट के रिलेशन और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए थे। बाद में साल 1996 में उनके ऊपर फॉर्मर प्रेसिडेंट को रिश्वत देने का आरोप लगा, लेकिन सैमसंग के गवर्नमेंट कनेक्शन की वजह से तत्कालीन प्रेसिडेंट ने उन्हें बिना किसी एक्शन के माफ कर दिया। और ऐसी ही एक घटना 2008 में हुई जब ली कुनही को टैक्स चोरी और एक घोटाले में दोषी पाया गया, लेकिन फिर से गवर्नमेंट ने उन्हें माफ कर दिया। इससे दोस्तों आप सैमसंग और कोरियन गवर्नमेंट के बीच के रिलेशन को समझ सकते हैं। इसके बाद इन्होंने भी अपने बेटे ली जेयोंग को सैमसंग का हेड बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिश्वत देने के आरोप उनके ऊपर लगे। फिर उनके बेटे ली जेयोंग रिश्वत देने के दोषी पाए गए, लेकिन फिर से किसी भी आरोप पर एक्शन नहीं लिया गया और आज कोरिया में सैमसंग के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। और लोग जानते हैं कि सैमसंग के खिलाफ आवाज उठाना मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाना है और साउथ कोरिया के ज्यादातर लोग तो अब ये मानने लगे हैं कि सैमसंग को अब कोई नहीं हरा सकता और अब वो सरकारी नियम कानून के ऊपर है। वैसे दोस्तों क्या आपने कभी सैमसंग के प्रोडक्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को यूज किया है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब साथ ही दोस्तों आज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब दोस्तों ये सभी बातें तो आपने जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर आईपीएल कैसे शुरू हुआ था और आईपीएल की क्या हिस्ट्री है? तो आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।